मेरा नाम तानिया है। आज मैं आप लोगों को अपनी आंखों से हुए एक धोखे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी आंखों का यह धोखा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया था। मेरी नंद राधिका बहुत शरीफ और सीधी सादी लड़की थी। जब भी उसका कोई रिश्ता आता तो वह बहुत खुश होती थी। जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आते तो वह फटे पुराने कपड़े पहनकर और अजीब सी हालत बनाकर लड़के वालों के सामने आ जाती थी। इस बार जो उसका रिश्ता आया था, उस लड़के ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था। जैसे ही मेरी नंद की शादी हुई, यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई कि उसका पति तो एक भिखारी था। यह बात तब की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और मम्मी पापा से वादे के मुताबिक अगर मैंने टॉप किया तो मेरे पापा मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा देंगे। इसी खुशी की वजह से मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कॉलेज से आते ही मुझे बस अपने पापा का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब वह अपनी दुकान से वापस आएंगे और मैं उनको यह गुड न्यूज सुनाऊंगी। मैं अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी और यही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा काम से लौट आए। मैं अपने पापा की लाडली और उनकी छोटी बेटी थी। मेरे 2 भाई थे और मेरी 2 बहनें, जिनकी शादी हो चुकी थी। एक बड़े भैया की भी शादी हो चुकी थी। अभी एक छोटे भैया और मैं ही घर में थे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। जैसे ही मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में पहुंची, तो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे भैया आए थे, जिनकी आवाज को मैं पापा समझ रही थी। मैंने भैया से कुछ नहीं कहा और मेरे भैया समझ गए थे कि मैं अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ। इसलिए वह अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए दरवाजा बंद करके मम्मी के कमरे की तरफ चले गए और मुझसे चाय बनाने को कहकर चले गए। मैं पीली चाय बनाने की चेन में चली गई। जब चाय लेकर मैं मम्मी के कमरे में गई, तो भैया से पापा के बारे में पूछने लगी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे कई बार पूछने पर भी वे मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मुझे पापा के बारे में नहीं बता रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में आकर उनसे पापा के बारे में पूछा। भैया, आप क्यों मजाक कर रहे हो? बताते क्यों नहीं हो? पापा कहाँ हैं और इतनी देर हो गई है? पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? पहले तो भैया मम्मी की तरफ देखकर हंसने लगे। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, तानिया, आज दुकान पर कस्टमर ज्यादा है, इसलिए पापा आज थोड़ा लेट आएंगे। जाओ तुम खाना खाकर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी। भैया ने यह बात इतने सीरियस होकर कही थी कि ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात पर यकीन करना पड़ गया था और फिर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं दोबारा जाकर मम्मी के कमरे में बैठ गई। मम्मी और भैया मुझे हैरान नजरों से देखने लगे। कहने लगे, क्या हुआ? सो जाओ जाकर, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही? मैंने तो कहा था पापा जी लेट आएंगे। मैंने भैया से कहा, कोई बात नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैं आप लोगों के साथ बैठकर यहाँ पर पापा का इंतजार कर लेती हूँ। इतनी ही देर में दरवाजे की बेल बजने लगी। मैं फौरन ही भागकर दरवाजा खोलने के लिए चली गई। दरवाजा खोलते ही मेरे पापा मुस्कुरा रहे थे और मुझे देख रहे थे। मैं उन्हें देखकर खुश हो गई और फौरन उनके गले लग गई। वह भी मुझे देखकर हंस रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं उनके इंतजार में थी और मैं ही दरवाजा खोलने वाली हूँ। मैंने अपनी खुशी की वजह अपने पापा को बता दी। वह भी बड़ी खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे। शायद उन्हें पता था कि मुझे यही बात उनसे करनी थी। मैंने पापा को अंदर बुलाया और उनसे कहने लगी, पापा, आप तो आज लेट आने वाले थे। पापा कहने लगे, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैंने कहा, ऐसा तो मुझे भैया बता रहे थे। भैया पापा को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, पापा, मैं तानिया के साथ मजाक कर रहा था। मेरे पापा से यही शर्त लगी हुई थी कि अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया तो पापा मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे। आपने अपनी शर्त पूरी कर दी थी, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था और पापा ही मुझे यूनिवर्सिटी से लेकर आते थे और यूनिवर्सिटी ही छोड़कर चले जाते थे। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे कुछ साल गुजर गए और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट होने वाली थी। मेरा आखिरी साल चल रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात एक लड़के से हो गई। वह देखने में काफी हैंडसम था। उसने बातों ही बातों में मुझसे फ्रेंडशिप कर ली और हमारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज हमारी फेयरवेल पार्टी थी और उस दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कहा कि वह मेरे घर पर रिश्ता भेजना चाहता है। उस लड़के का नाम प्रतीक था।
मैंने प्रतीक से 2-3 दिन का टाइम मांगा क्योंकि मुझे अभी इस बारे में सोचना था और अपनी फैमिली को भी तैयार करना था। घर आकर मैंने बड़ी सोचते सोचते अपनी मम्मी से इस बारे में बात की थी। मेरी मम्मी ने इस बारे में पापा से बात करके जवाब देने के लिए कहा था। सारी रात बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी कि न जाने मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली थी। पापा और भैया मेरे कमरे में आ गए और मुझे बड़ी हैरानी की नज़रों से देखने लगे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं सुबह उठते ही अपने पापा से नहीं मिलती थी, तो आज कैसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। पापा मेरा इंतजार करते करते मेरे कमरे में आ गए थे क्योंकि उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर भी जाना होता था। पापा ने मुझसे कहा, क्या हुआ तानिया, आज तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो जबकि तुम तो रोज 7 बजे ही उठ जाती हो। पापा और भैया के पीछे पीछे मम्मी भी मेरे कमरे में आ गईं। मुझे लगा कि शायद मम्मी ने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैंने हैरान होते हुए मम्मी की तरफ देखा। पापा कहने लगे, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने पापा से कहा, मेरी आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पापा ने कहा, यह कोई गलत बात नहीं है बेटी, तुमने हमें अपनी पसंद के बारे में बताया, यह तो अच्छी बात है। बच्चों को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए बल्कि अपनी पसंद के बारे में अपने पेरेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए। तुम उस लड़के को कॉल करो और उसे कहो कि संडे को अपनी फैमिली को हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर भेज दे। मैं इस बात पर बहुत खुश हुई और झट से अपने पापा को गले लगा लिया। प्रतीक की फैमिली ने भी मुझे बहुत पसंद कर लिया और दोनों फैमिलियों की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी ससुराल में मेरी सास थी। मेरे पति के पापा की डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी थी। प्रतीक की जवान बहन भी थी, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। प्रतीक की मां बीमार रहती थी जबकि प्रतीक की बहन राधिका शादी के बाद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। मेरे पति की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। मेरी सास हमेशा मुझे दुआएं देती थी और नंद हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। मेरी सास और ननद बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जैसे मेरी सास और ननद है, भगवान ऐसी ननद और सास सबको दे। मेरी सास ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा और मेरी ननद ने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा। मेरी ननद बहुत शरीफ लड़की थी। वह हमेशा से ही अपने भाई के साथ ही कॉलेज जाती थी और उसके साथ ही कॉलेज से वापस आती थी। वह घर ज्यादा नहीं निकलती थी और मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती थी। वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी या फिर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। मैंने उसके अंदर कभी कोई गलत हरकत नहीं देखी थी। वह बहुत ही अच्छी सोच और समझदार लड़की थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मेरे पति को उसकी शादी की फिक्र हो गई थी, लेकिन अभी हमने उसकी शादी के बारे में सोचा ही नहीं था कि अचानक उसकी तबीयत खराब हुई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह सदमा हमारे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी सास की ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द करना चाहती थी। मेरे पति ने अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी मौत के 1 महीने बाद ही अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैं और मेरे पति आजकल अपनी ननद के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। मेरी ननद के लिए जो भी रिश्ता आता वह घबरा जाती थी। वह बहुत सीधी थी। उसने कभी दुनिया की लड़कियों जैसा फैशन भी नहीं किया था। यहाँ तक कि वह मेकअप करना भी नहीं जानती थी। वह सिंपल ही लड़के वालों के सामने बैठ जाती थी और बहुत ही पुराने कपड़े पहन लेती थी। ऐसी हालत में उसकी खूबसूरती कहीं छुप जाती थी और फिर लड़के वाले उसको रिजेक्ट करके चले जाते थे। मगर इस बार जो उसका रिश्ता आया था, लड़के ने देखते ही मेरी ननद को पसंद कर लिया था और हमारे घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। हमें भी लड़का और उसकी फैमिली पसंद थी और किसी तरह से मेरी ननद की शादी हो गई थी और मेरे पति अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए थे। वह अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती थी। एक दिन मैं मंदिर गई थी तो मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी ननद के पति को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा वह लोगों से भीख मांग रहा था और आते जाते लोग उसे पैसे दे रहे थे। मेरी ननद का पति बड़ी खुशी और सुकून के साथ लोगों से भीख मांग रहा था। कोई भी उसे देखकर कह सकता था कि वह भिखारी है। मैं सड़क पार करके मंदिर की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर मेरे पति की कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी घर आ जाओ, घर पर मेहमान आए हैं। कॉल से ध्यान हटाकर मैं सीधा अपनी ननद के पति की तरफ जाने लगी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हमारी इज्जत नीलाम कर रहे थे। मैं बहुत गुस्से में उनकी तरफ जा रही थी, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वह वहां से जा चुका था।
मैं जल्दी से अपने घर की तरफ चली गई। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी ताकि इस बारे में प्रतीक से बात कर सकूं। यही सोचते हुए मैं घर पहुंची तो घर के अंदर से मेरे पति के हंसने की आवाज आ रही थी। इसका मतलब था कि घर पर मेहमान आ चुके हैं। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ गई और अपना हुलिया ठीक करके मेहमानों के पास चली गई। लेकिन वहां मौजूद मेहमान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं, मेरी ननद का पति ही था। वह मेरे पति से बातें करने में बहुत बिजी था। मुझे देखकर हमेशा की तरह उसने इज्जत के साथ मुझे नमस्कार किया और वहां पर मेरी ननद भी मौजूद थी। वह भी मुझे देखते ही खड़ी होकर मुझे गले लग गई, जबकि मैं अभी तक शॉक्ड में खड़ी हुई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपनी ननद के पति को भिखारी के रूप में देखा था। मेरा नंदोई अच्छे हुलिये में मेरे सामने बैठा हुआ था। हमेशा की तरह बहुत अच्छे और इज्जत के तरीके से वह हम लोगों से बात कर रहा था, और मेरी ननद के चेहरे की खुशी देखकर भी नहीं लगता था कि उसका पति भिखारी हो सकता है। अपना बड़ा सा बंगला, बड़ी सी कार और बहुत सारे सोने के जेवरात पहने हुए उसे देखकर नहीं लगता था कि वह कुछ भी कमी में है। लेकिन मैं उस इंसान की शक्ल को नहीं भूल पा रही थी जिसे मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने किसे देखा था? मैं ऐसी हालत में थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे पति को लगा कि शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खामोश हूँ। मेरी ननद और उसके पति को हमारे घर आए हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक कन्फ्यूजन से नहीं निकल पा रही थी। कभी कभी तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि कहीं वह मेरे नंदोई का जुड़वा तो नहीं। मेरी ननद के घर से जाते ही मैंने अपने पति को सारी बात बता दी। वह मेरी बात सुनकर खूब हंसने लगे, जबकि मैं बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वह मेरी बात से साफ इनकार कर रहे थे। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, और मैं भी इस बात को अपना भ्रम समझकर भूल गई थी। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। दिन अच्छे तरीके से गुजर रहे थे। किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और मेरी ननद भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन 1 साल बाद यह कहानी फिर से दोहराई गई। मेरी ननद और उसके पति की एनिवर्सरी थी और उसने हमें इनवाइट किया था। मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी ताकि अपनी ननद के लिए गिफ्ट ला सकूं। घर वापस लौटने से पहले मैंने ड्राइवर से मंदिर की तरफ जाने के लिए कहा। मैं रोज प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती थी, क्योंकि मेरी शादी को काफी टाइम हो गया था और अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैं आज मंदिर में भिखारियों को खाना बांटने के लिए गई थी। वहां पर सारे भिखारी लाइन में बैठे हुए थे और मैं उन सबको अपने हाथों से खाना दे रही थी और साथ साथ अपनी औलाद की खुशी देखने के लिए भी प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब मैं आखिर में एक भिखारी को खाने की प्लेट देने लगी तो वह भिखारी मेरी ननद का पति ही था। इससे पहले मैं उनसे कुछ कहती, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वह मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत दिनों बाद मिली थी, इसलिए मेरी लाइफ के बारे में पूछ रही थी। मैं उसकी बातों में लग गई थी, लेकिन उसके जाते ही जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वहां पर कोई भिखारी नहीं था। सारे भिखारी वहां से जा चुके थे। मैं वहां पर खड़े होकर अपने नंदोई को ढूंढने लगी, जो भिखारी के रूप में था। 1 डेढ़ घंटा लगातार मैंने उसे पूरे मंदिर में तलाश किया, लेकिन वह मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया। उसके बाद मैं थक हार कर अपने घर वापस लौट आई, मगर मेरा दिमाग अभी भी कंफ्यूज हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि 1 साल पहले भी मेरे साथ यही सब कुछ हो चुका था। मेरी ननद का पति, जिसे मैंने भिखारी की हालत में देखा था, आज फिर वही भिखारी था जो मेरा नंदोई था, और आज मैंने अपने पति से इस बारे में स्पष्ट बात करने का फैसला कर लिया था। मैं दरवाजे के पास खड़ी टहल रही थी। जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल हुए, उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं चेहरे से ही परेशान लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ है? क्यों टहल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अपने हाथ में अपने पति का बैग पकड़ा और अपने पति को आज की सारी बात बता दी। वह एक बार फिर उस बात को मेरा भ्रम कहकर टाल रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि वह भी तो रोज घर से निकलते हैं, ऑफिस जाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो रास्ते में उन्होंने तो ऐसा आज तक कुछ भी नहीं देखा जैसा कि मुझे दिखाई देता है। अगर उनकी बहन का पति भिखारी है, तो किसी और को क्यों नहीं नजर आता? उनकी इस बात ने मुझे शॉक्ड कर दिया था। मैंने नौकरानी को खाना लगाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने पति की इस बात से आहत थी कि मेरे सिवा किसी ने भी मेरी ननद के पति को भिखारी के रूप में नहीं देखा था।
लेकिन भिखारी तो हर जगह घूमते हैं, तो वह मेरे अलावा किसी और को क्यों नहीं दिखाई देता। मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी ने खाना खाया, लेकिन खाना खाते हुए भी मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थीं। फिर मैंने नौकरानी से चाय बनाने को कहा। वह मेरे और मेरे पति के लिए कमरे में ही चाय लेकर आ गई थी। मैंने अपनी नंद के घर एनिवर्सरी के लिए की गई सारी शॉपिंग अपने पति को दिखाई। अगले दिन हमें एनिवर्सरी में जाना था और हम दोनों बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे और बातें कर रहे थे। अगले दिन शाम को हम कार से नंद के घर के लिए निकले। तभी मैंने फिर से वही भिखारी देखा जो मेरी नंद के पति जैसा लग रहा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई कि वह फिर से भीख मांग रहा था। मैंने तुरंत अपने पति को दिखाया, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरे पति बोले, तानिया, लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है। तुम अपने दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। उन्होंने कार आगे बढ़ा ली क्योंकि हमें देर हो रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और मैं इस बात की सच्चाई जानकर रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। यही सब सोचते सोचते रास्ता कट गया और हम नंद के घर पहुंच गए। नंद का घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। उसका बड़ा बंगला था जिसमें बहुत से नौकर काम कर रहे थे। उसके घर और उसकी फैमिली को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यह किसी गरीब का घर है। मेरे पति ने मुझे हाथ से हिलाया और कहा, तानिया, न जाने तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो। चलो, हमें अंदर जाना है, देर हो रही है। उनकी मुस्कान देखकर मैं भी मुस्कुराई और कार से उतर गई। मेरी नंद बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत सारे जेवर पहने हुए थे और वह बहुत खुश लग रही थी। उसकी खुशी देखकर मैं कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई। कुछ देर बाद केक कट हुआ। नंद का ससुराल बहुत बड़ा था और उसने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। हर कोई उसकी खूबसूरती और आदत की तारीफ कर रहा था और उसके पति की भी। यह सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही थी। केक कट करने के बाद मैंने अपने नंदोई को घर से बाहर जाते हुए देखा। मैं अनजाने में उनका पीछा करने लगी। वह उसी भिखारी ग्रुप के पास पहुंच गए जिन्हें मैंने पहले देखा था। वह उन्हें खाना सर्व कर रहे थे और बहुत इज्जत दे रहे थे। मैंने सोचा उनसे इस बारे में पूछ लूं, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। तभी मेरे नंदोई ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको कुछ चाहिए? मैंने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, बस दिल थोड़ा घबरा रहा था तो सोचा बाहर घूम लूं। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लोग कौन हैं? नंदोई ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, ये लोग गरीब हैं। ये इनका हक है। हमें इन्हें नहीं भूलना चाहिए। अगर हम अपने सुख दुख में इन्हें शामिल नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा? हमें गरीबी को खत्म करने के लिए इनकी मदद करनी चाहिए। मुझे इनकी मदद करके बहुत खुशी मिलती है। उनकी बातें सुनकर मुझे शर्म आ गई क्योंकि मैंने उनके बारे में गलत सोचा था। मैं मुस्कुराई और वहां से चली आई। तभी मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मैं बेहोश हो गई। सब मेरी फिक्र में पागल हो गए। नंदोई ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर सब बहुत खुश हो गए, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर लो होने की भी बात कही और मुझे आराम करने को कहा। मैं सो गई और काफी देर बाद जगी। उस रात हमें नंद के घर ही रुकना पड़ा। सबने हमारी खूब खातिरदारी की। रात के 3:30 बजे मेरी प्यास की वजह से आँख खुली। मैंने इधर उधर देखा और पहचानने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ। हल्की रोशनी होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपने पति को सोता देखकर थोड़ी हिम्मत आई। मुझे याद आया कि मेरी तबीयत खराब थी और मैं नंद के घर पर थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। साइड टेबल पर जग रखा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। मैंने सोचा, पति को जगाने से बेहतर खुद ही जाकर पानी ले आऊं। धीरे धीरे चलकर मैं कमरे से निकली और किचन में पानी पिया। तभी मुझे किसी की बातें सुनाई दीं। यह मेरी नंद का कमरा था। वे दोनों पति पत्नी कुछ बातें कर रहे थे। मेरी नंद अपने पति से कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मुझे उन लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, यह गलत था, लेकिन जो मैंने सुना वह बहुत हैरान करने वाला था। वह अपने पति से कह रही थी, आप प्लीज जल्दी घर आ जाया करो, मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है। मेरी नंद अपने पति से यह बात कह रही थी। उसका पति कहने लगा, राधिका, तुम इस बात की टेंशन मत लिया करो। तुम ज्यादा देर तक मेरा वेट मत किया करो और सो जाया करो। यह तो मेरा रोज का ही काम है।
आखिर तुम कब तक मेरा इंतजार करती रह। मेरी नंद अपने पति से कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मुझे उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थीं, यह गलत था, लेकिन जो मैंने सुना वह बहुत हैरान करने वाला था। वह अपने पति से कह रही थी, आप प्लीज जल्दी घर आ जाया करो, मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है। मेरी नंद अपने पति से यह बात कह रही थी। उसका पति कहने लगा, राधिका, तुम इस बात की टेंशन मत लिया करो। तुम ज्यादा देर तक मेरा वेट मत किया करो और सो जाया करो। यह तो मेरा रोज का ही काम है। आखिर तुम कब तक मेरा इंतजार करती रहोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे देर हो जाती है, तो तुम परेशान मत हुआ करो। मेरी नंद अपने पति की बातों पर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने पति से कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि भाभी को आप पर शक हो गया है, तो आप उनके सामने थोड़ी सावधानी बरतें। उसके पति ने कहा, ठीक है, काफी रात हो चुकी है, सो जाते हैं। यह कहकर उन्होंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और मैं भी अपने कमरे की तरफ आ गई। अब मेरी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। न जाने ये लोग क्या छुपा रहे थे। मुझे अपनी नंद के भविष्य की फिक्र हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह शक वाली बात क्यों कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। आखिर ये लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे। थोड़ी देर तक तो मैं सोचती रही और फिर सो गई। सुबह हम सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मैं बड़े गौर से अपने नंदोई की तरफ देख रही थी और उसकी बातें नोटिस करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे पति ने कहा, तानिया, तुम्हें अब अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। मैं अपने पति की बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। सबके कहने के मुताबिक मैं फिर भी थोड़ा बहुत खा रही थी। नाश्ते के बाद मेरे पति ने मुझसे घर चलने के लिए कहा, जबकि मुझे यहाँ पर रुककर सच्चाई का पता लगाना था और मैं यहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ रुकने के लिए कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नंद बोल पड़ी और मेरे पति से कहने लगी, आज रात तक भाभी को यहाँ पर रुकने दीजिए। अब तो आप घर जाते ही ऑफिस चले जाओगे तो भाभी घर पर अकेली रह जाएंगी। आप भाभी को यहीं रहने दो। रात को जब आप ऑफिस से घर जाओगे तो भाभी को लेते चले जाना। मेरी हालत देखते हुए मेरे पति इस बात पर राजी हो गए और मैं अपनी नंद के घर पर रात तक के लिए रुक गई। मेरी नंद की ननद और जेठानी अभी वहां पर रुकी हुई थीं। मेरी नंद का पति अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटा था और अपनी पूरी फैमिली का लाडला था। मेरी नंद मुझे आराम करने के लिए कमरे में ले गई। वह मुझे कमरे में छोड़कर खुद बाहर चली गई। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं किस तरह से सच्चाई का पता लगा सकूं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रात तक का ही समय था। सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने आखिरी बार अपने नंदोई को सुबह 8 बजे नाश्ते की टेबल पर देखा था और अभी तक वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। यही बात मुझे बड़ा परेशान कर रही थी कि आखिर वह कहाँ है। यही सब सोचते हुए मैं बेड से उतरकर टहल रही थी और खिड़की में खड़ी हो गई। मुझे मेरा नंदोई घर की बैक साइड की तरफ देख रहा था और साथ में वही भिखारी ग्रुप भी मौजूद था। मगर आज उन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वे एक कमरे के अंदर चले गए। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और मैं चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद जब लोग कमरे से बाहर निकले तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वे लोग कारी के कपड़े पहने हुए थे और सब लोग लाइन से खड़े थे। मेरा नंदोई उन लोगों को कुछ समझा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें किसी चीज की ट्रेनिंग दे रहा हो। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। वह उन्हें किसी परफेक्ट ट्रेनर की तरह समझा रहा था और वे उसकी बात मान रहे थे। दूर होने की वजह से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरा नंदोई हाथ में मैप लेकर उन्हें कुछ समझा रहा था। वह शायद उनका काम करने का तरीका समझा रहा था। लगभग आधे घंटे मेरे नंदोई ने उन्हें ट्रेनिंग दी, जबकि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल कर रहा था कि अभी उसकी सारी सच्चाई सबके सामने खोल दूं कि वह अमीर और जवान होते हुए भी लोगों को लूट रहा था। वे लोग अपने अपने हुलिये बदलकर दूसरे दरवाजे से निकलकर बड़ी बस में बैठकर चले गए। मैं भी वहां से हटकर बेड पर आकर लेट गई। इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे सिर में दर्द और भी ज्यादा होने लगा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि मेरी नंद अपने पति का कैसे साथ दे सकती है। अभी मैं यही सब सोच रही थी और सोचते सोचते सो गई। लगभग 1 घंटे तक मैं कमरे में लेटी रही। जब मुझे जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो मेरी आंख खुली और मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। सामने जो हो रहा था वह देखकर मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा था,
क्योंकि मेरी नंद बेहोश पड़ी हुई थी और सारे घरवाले रो रहे थे। मैं जल्दी से अपनी नंद के करीब गई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैंने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? राधिका बेहोश कैसे हो गई? उसके ससुराल वालों ने बताया कि जहां पर उसका पति काम करता है, वहां की फैक्ट्री में आग लग गई है। यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। कुछ देर पहले हंसीमजाक से भरा घर गम में बदल गया था। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उन्हें बता सकूं कि आपका बेटा फैक्ट्री में काम करने नहीं बल्कि भीख मांगने गया था। मेरे पति भी यह खबर सुनकर ऑफिस से सीधा मेरी नंद के घर चले आए और अपनी बहन की हालत देखकर उनकी भी हालत नाजुक हो गई। सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे क्योंकि खबर यह मिली थी कि मेरी नंद के पति की मौत हो गई थी। मेरी नंद का पति सब भाई बहनों में सबसे छोटा और अपनी मां का बहुत लाडला था। छोटा होने के बावजूद भी उसके घरवालों का कहना था कि वह बहुत समझदार था। मेरी नंद के ससुराल वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था। मेरी नंद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। इस बंगले के अलावा उनके और भी काफी सारे घर थे और गांव में जमीनें पड़ी हुई थीं। सुनने में यही आया था कि मेरी नंद का पति बहुत अच्छी कमाई करता था। हमें रिश्ता करते समय फैक्ट्री का मैनेजर होने के बारे में बताया गया था और उनकी फैमिली भी पढ़ी लिखी और समझदार लगती थी। मेरी नंद को भी पलकों पर बिठाकर रखते थे, मगर शायद उसके पति की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। वह बेचारी इतनी जल्दी विधवा हो गई थी। रात को समय होने वाला था लेकिन मेरी नंद के पति का अभी तक कोई पता नहीं था कि वह कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। लोगों का कहना था कि वह मर गए हैं। मेरी नंद ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। सब लोग भी बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। रात के 10 बज गए थे, लेकिन मेरी नंद के पति का अभी तक कोई पता नहीं चला था। तभी बाहर से आते हुए लोगों ने सबका ध्यान खींच लिया। जो सबने देखा वह सब देखते ही रह गए और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सामने ही मेरी नंद का पति और उसके साथ काफी सारे लोग जो भिखारी बनकर गए थे, वह भी उसके पीछे ही खड़े हुए थे। जबकि हम सब आगे बढ़कर उनको देख रहे थे कि यह हकीकत है या सपना। सबसे पहले मेरी नंद दौड़कर अपने पति के गले लग गई और उसे छू छू कर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने उसका पति ही खड़ा है या फिर आंखों का धोखा है। मेरे नंदोई ने मुस्कुराकर उसे दिलासा देने की कोशिश की कि वह उसका अपना पति है। फिर सब लोग मेरे नंदोई के करीब गए और उसका हाल पूछने लगे। मैं भी अपने नंदोई की तरफ गई और बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। सबको अपने पास बैठाकर साथ हुए हादसे के बारे में बताने लगे और मेरी तरफ देखकर कहने लगे, भाभी, मैं जानता हूं कि आप पहले दिन से ही मुझ पर शक कर रही है कि मैंने आपकी नंद को कैसे पसंद कर लिया, जबकि दूसरे लोग आपकी नंद को देखकर इनकार कर देते थे। मैंने आपकी नंद को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे एक सिंपल और मासूम लड़की की तलाश थी जो दुनिया के दिखावे से बिल्कुल अलग हो। जब मैंने राधिका को पहली बार देखा तो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मुझे हमेशा ऐसी ही लड़की की तलाश थी और वह सारी खूबियां मेरी पत्नी में मौजूद थीं। इसलिए मैंने राधिका को पसंद किया और उससे शादी के लिए हाँ कर दी। राधिका जैसी प्यार करने वाली और मासूम लड़की मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे कई बार सड़क पर और मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारी के रूप में देखा था, मगर मैं मजबूर था क्योंकि उस समय मैं ड्यूटी पर होता था। कुछ लोग भिखारी के भेष में छोटे और मासूम बच्चों को पकड़ रहे थे। हमने 1 साल पहले उनके गैंग का पता लगाया था, लेकिन उनके कुछ लोग अब भी बच गए थे, जिन्हें हम अब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में मुझे अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर उनके जैसे ही भेष बदलना पड़ा। हमें उन्हें पकड़ना था और सजा दिलवानी थी जो छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। आज शाम ही हमें पता चला कि वे लोग बच्चों को उठाकर एक स्कूल ले जाने वाले हैं। आपको गलत खबर मिली थी कि फैक्ट्री में आग लगी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग उनका पीछा करते हुए उनके अड्डे तक पहुंचे तो उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथियों ने जैसे तैसे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और अब वे जेल में है। मेरी गलती रही, भाभी। मैंने आप लोगों को अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं, जबकि मेरी पत्नी इस बारे में सब कुछ जानती है। मैं अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता था क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे परिवार की ताक में रहते हैं। इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे नंदोई ने जब मुझसे माफी मांगी तो मैं भी शर्म से पानी पानी हो गई कि कैसे मैंने अपने नंदोई पर शक किया। वह तो एक सीआईडी ऑफिसर है और मैंने इतने होनहार ऑफिसर पर शक किया।
मगर मैं अपनी नंद के लिए फिक्रमंद हो रही थी। शायद इसीलिए, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। उन बच्चों के मुजरिम भी पकड़े गए थे और यहाँ पर मेरा नंदोई सही सलामत हमारे सामने बैठा हुआ था। मेरी कन्फ्यूजन भी खत्म हो गई थी। मुझे अपने नंदोई पर बहुत गर्व हो रहा था और अपनी नंद की जिंदगी पर खुशी हो रही थी कि उसे जिंदगी गुजारने के लिए बहुत प्यारे रिश्ते मिले हैं। आखिरकार भगवान ने मुझे शादी के इतने सालों बाद औलाद की खुशी भी दिखा दी थी। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और मैं उसकी खुशियों के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसी प्यार करने वाली ससुराल मुझे मिली और जैसी मेरी नंद को मिली, वैसी ससुराल हर बेटी को मिले और हर लड़की की जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।